जोहार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत बिलासपुर से आ रही बड़ी खबर से करेंगे, जहां पर एक भीषण सड़क हादसे की जानकारी मिल रही है। एक ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। आपको बता दें, एक शख्स इसमें गंभीर रूप से घायल हुआ बताया जा रहा है। जोंधरा के रहने वाले दोनों बताए जा रहे हैं। मस्तूरी थाना इलाके का यह पूरा मामला, जिसमें 2 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बिलासपुर में यह भीषण सड़क हादसा घटित हुआ। दरअसल ट्रक की चपेट में आ जाने की वजह से बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि इसमें एक शख्स जो काफी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। जोंधरा के रहने वाले बताए जा रहे हैं दोनों। मस्तूरी थाना इलाके में यह हादसा हुआ और ट्रक की चपेट में आए बाइक सवार युवकों की मौत का यह पूरा मामला, 2 की मौत हो गई जबकि एक गंभीर हालत में बताया जा रहा है। जोंधरा के रहने वाले बताए जा रहे हैं दोनों और बिलासपुर से पूरा मामला सामने आया। मस्तूरी थाना इलाके में यह हादसा हुआ। और जशपुर में तेज रफ्तार ट्रक पुलिया से नीचे गिर गया। ट्रक के नीचे दबने से ड्राइवर की मौत हो गई। ट्रक ओडिशा से रायगढ़ जा रहा था और तुमला थाना क्षेत्र के खुडसेरा गांव में यह हादसा हुआ। आपको बता दें कि जशपुर में तेज रफ्तार ट्रक पुलिया से नीचे आ गिरा और ट्रक के नीचे दब जाने की वजह से उसके चालक की दुखद मौत हो गई। और यह ट्रक ओडिशा से रायगढ़ जा रहा था। यह तुमला थाना के खुडसेरा गांव का हादसे का पूरा दृश्य जो बहुत ही डरा देने वाला है। और जशपुर से यह हादसा सामने आया, जहां पर ड्राइवर की ट्रक के नीचे दबने की वजह से जान चली गई। ओडिशा से रायगढ़ जा रहा था यह ट्रक और तुमला के खुडसरा गांव में यह हादसा हुआ है। पुलिया से नीचे पलटे ट्रक के नीचे दब जाने की वजह से ड्राइवर इसमें दबकर मर गए। कहाँ लोड है? बड़बिल से आते हैं। गया था लेकिन कहाँ लोड है? बड़बिल से आते हैं। और मुंगेली में एक बार फिर चाकूबाजी से सनसनी फैल गई। दरअसल पान की दुकान पर मामूली सी बात पर हंगामा हो गया। हंगामे के चलते विवाद हो गया। विवाद में चाकू चल गया और आदतन अपराधी अज्जू ठाकुर घटना के बाद से फरार हो गया। लोरमी पुलिस सीसीटीवी फुटेज से उसकी तलाश कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पहचान कर उसकी तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। लोरमी का यह पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है, जहां पर पान की दुकान के बाहर चाकू चल गया। एक आदतन अपराधी जिसका नाम है अज्जू ठाकुर की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। और एक शख्स से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। मसलन ये जो पूरा विवाद है, इसका कोई मूल कारण, कोई ऐसी गंभीर समस्या नहीं है। यूं ही बस कहासुनी शुरू हुई और उसके बाद मामला हाथापाई तक आ गया। और आदतन अपराधी अज्जू ठाकुर, जो हमेशा हथियारों से लैस होकर चलता है, जिस पर आरोप ऐसे हैं, और उसके पास चाकू था और चाकू निकालकर उसने उस शख्स पर चला दिया जो वहां खड़ा हंस रहा था। अब इस बात को लेकर पूरा जो विवाद हुआ, फिर चाकूबाजी और हाथापाई तक बात आ गई और सीसीटीवी वीडियो इसका एक साक्षी बना है। और बिलासपुर में एक चोरनी दुकान में घुसती है। मुंह पर कपड़ा बांधे मोबाइल देखने के बहाने 2 मोबाइल पार कर देती है और तिफरा ओवर ब्रिज के पास मोबाइल की दुकान में घुसकर इसने मोबाइल की शॉपकीपर को चूना लगाया और 2 महंगे मोबाइल लेकर वो यहां से चलती बनी। और बाहर एक और चोरनी खड़ी थी स्कूटी लेकर, और उस दूसरी चोरनी के साथ दोनों चोरनी गैंग के सदस्य मोबाइल लेकर वहां से चलते बने। सीसीटीवी कैमरे में दोनों ही जगह की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। एक तो जब स्कूटी लेकर वो सड़क पर निकले उस वक्त की तस्वीर, और दूसरा दुकान से जब मोबाइल चोरी करके निकली चोरनी, वो भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। 2 मोबाइल चोरी किए, एक अपने लिए, एक अपनी साथी के लिए। मोबाइल खरीदने के बजाय चोरी करना बेहतर समझा इस चोरनी ने, जो कि मोबाइल शॉप पर गई पहले, वहां से 2 महंगे मोबाइल्स उसने चोरी किए। और तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये 2 सीसीटीवी वीडियोस अलग अलग जगह के हैं। और धमतरी में रास्ते की मांग को लेकर लोगों ने चक्का जाम कर दिया। दरअसल मेघा गांव में कुछ दिनों पहले महानदी पर बना पुल टूट गया
और इसके चलते कुर्द और मेघा गांव के बीच संपर्क कट गया। अब लोगों ने वैकल्पिक रास्ता बनाने की मांग को लेते हुए चक्का जाम कर दिया और चक्का जाम से दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। पीछे आ दो। इधर से उधर नहीं जा पाएगा क्योंकि एक बार बंद यानी बंद। और धमतरी के हालातों पर वहां के पुल की कहानी बताएंगे हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, ये तो पंटून पुल से भी ज्यादा घातक पुल है। इतना तो पंटून पुल भी नहीं हिलता जितना ये पुल हिल हिला के टूट रहा है। क्या है इसके पीछे की कहानी? जी बिल्कुल, 1994 में ये पुल बना था और बहुत महत्वपूर्ण पुल है धमतरी जिले के लिए, क्योंकि जिला मुख्यालय से धमतरी के जिले के दूसरे बड़े हिस्से को जोड़ता है। और अब आजकल जो है धान खरीदी का सीजन है, व्यापार इससे प्रभावित हो रहा है। कोई बीमार पड़ जाए तो एम्बुलेंस को लाना ले जाना, और रोजाना जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं बच्चे, उनको भी रोज बड़ी दिक्कत हो रही है। कई किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता है। और ये पुल जो है बरसात के मौसम में अचानक टूट गया था और अभी आने जाने लायक नहीं है। शासन को इसका प्रस्ताव नया जा चुका है नया बनने का, लेकिन उसमें जो वक्त लगना है वो लगेगा। तब तक ग्रामीण चाहते कि ऐसा वैकल्पिक रास्ता उन्हें मिल जाए ताकि रोज की आवाजाही जरूरी कहीं आना जाना हो वो उनके लिए सहज हो जाए, जो कि भी काफी मुश्किल है। बिल्कुल अभिषेक, पंटून पुल का जो मैं जिक्र कर रहा था वो इसीलिए था कि इसके वैकल्पिक पुल के रूप में उसे स्थापित किया जा सकता है। बहरहाल अगर प्रशासन ये खबर देखे या ये विचार उनके पास तक पहुंचे तो वो इसे आजमा सकते हैं वहां मौजूद लोगों की समस्या के निदान के लिए। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अब बढ़ते आगे और अब बात करेंगे सीजीपीएससी 2023 के परीक्षा परिणाम की, जो जारी हो चुके हैं। 242 पदों के लिए परीक्षा भर्ती के लिए परीक्षा करवाई गई थी और 703 अभ्यर्थियों ने इंटरव्यू भी दिया था। यहां रविशंकर वर्मा ने टॉप भी किया है। टॉप 5 अभ्यर्थी हैं उनमें 4 तो लड़कियां हैं और सीएम साय ने सभी सफल अभ्यर्थियों को बधाई भी दी है। और इसमें मृणमयी शुक्ला को दूसरा स्थान मिला, आस्था शर्मा को तीसरा, किरण राजपूत चौथा, नंदिनी 5वें स्थान पर है, सोनल 6ठे स्थान पर है, शशांक 8वें स्थान पर है, पुनीत राम को 9वां स्थान मिला है, उत्तम कुमार 10वें स्थान पर है। 7वें स्थान पर कौन है ये भी बताएंगे आपको। सफल होने के लिए मेहनत के अलावा कोई विकल्प नहीं है, यह कहना है सीजीपीएससी 2023 के टॉपर रविशंकर वर्मा का। और रविशंकर ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की और क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है और संघर्ष से ही मुकाम मिलता है, ये साबित किया है रविशंकर वर्मा ने, जो सीजीपीएससी में इन्होंने टॉप किया है और ये हमारे साथ मौजूद हैं। तरीके से तैयारियां रही क्योंकि सभी युवा जानना चाहते हैं, सब तैयारियां कर रहे हैं, तो कैसे स्ट्रेटजी आपने अपनाई? मुझे लगता है काफ़ी लोग तैयारी जब चालू करते हैं तो प्री को अलग मेंस को अलग ऐसा फोकस करके करते हैं। तो मैं उनको यही सलाह दूंगा कि आप जब स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन तो डायरेक्टली मेंस को भी आप मेंस देना है, उस डायरेक्शन में आप तैयारी करते रहिए। और जो रेफरेंस बुक हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनकी आप सहायता ले सकते हैं। और साथ ही अगर जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं आपके सक्सेस में। जी पेशेंस निश्चित तौर पे मतलब रिक्वायरमेंट होती है कि आप प्रशासन में आप नॉट इवन मतलब आप जब नौकरी के लिए सेलेक्ट होते हैं उसके बाद भी आपको पेशेंस रिक्वायर्ड रहता है अपने फील्ड में काम एग्जीक्यूट करने के लिए। और तो और आपका जो स्टाफ है और आपके जो सुपीरियर्स हैं उनका गाइडेंस मिलता रहे तो मुझे लगता है थोड़ा सा चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाती, थोड़ी आसान हो। सीजीपीएससी 2023 की परीक्षा में बिलासपुर की बेटी मृणमयी निलय तिवारी ने दूसरा स्थान हासिल किया। नर्मदा नगर की रहने वाली मृणमयी वर्तमान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अधीनस्थ लेखा अधिकारी के पद पर काम कर रही हैं। इससे पहले भी वो उन्हें नायब तहसीलदार, राज्य वित्त सेवा, राज्य पुलिस सेवा में सफलता हासिल कर चुकी है। मृणमयी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार को, खासकर अपने भाई डॉक्टर ऐश्वर्य शुक्ल को दिया और उन्हीं को वो अपनी प्रेरणा मानती हैं। नौकरी और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाते हुए उन्होंने कड़ी मेहनत से ये मकाम हासिल किया। सीजीपीएससी 2023 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। टॉप 10 में
सेकंड रैंक जो है वो बिलासपुर की बेटी मृण्मयी निलय तिवारी ने हासिल किया। हमारे साथ सीधे तौर पर वो जुड़ रही हैं। कितना संघर्ष रहा है, किस तरीके से ये पूरा सफलता हासिल किया आपने? जी, ये काफ़ी लंबा संघर्ष रहा है। 2016 से मैंने स्टार्ट किया था सीजीपीएससी की तैयारी और सतत प्रयास के तहत आज मुझे ये फाइनली मिला है अचीवमेंट। 2016 में अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी, 17 में नायब तहसीलदार, 18 में सीजीपीएससी में ऑल स्टेट रैंक 6th मैंने अचीव किया था, उसमें अकाउंट ऑफिसर का पोस्ट मिला था। देन 2021 में डीएसपी का पोस्ट मिला। फाइनली अब डीसी का पोस्ट मिला है मुझे। काफ़ी खुश हूँ और सबकी बदौलत ये हो पाया है। पहला रिएक्शन क्या था जब रिजल्ट आया? तो मैं सच कहूँ तो मैं उछल गई थी खूब हंसी, खूब रोई और मिक्स रिएक्शन था कम्प्लीटली। ये उत्साह भरा क्षण था जो मेरे जीवन का सबसे अद्भुत क्षण है। ये बताइए कि घर, परिवार, नौकरी, फिर इसकी तैयारी, पीएससी की तैयारी, कितना समय कैसे मैनेज कर पाती? जी, शुरू से जब से तैयारी चालू की है, टाइम मैनेजमेंट तो सीखा है क्योंकि हर बार नौकरी में रहते हुए ही पढ़ाई की है मैंने। और सीजीपीएससी में मुंगेली की किरण राजपूत को चौथा रैंक हासिल हुआ। किरण राजपूत लोरमी के नवागांव वेंकट की रहने वाली हैं और किरण किसान परिवार से आने वाली अभ्यर्थी हैं और उन्होंने सफलता हासिल की। मुंगेली जिले के लोरमी के वेंकट नवागांव की बेटी ने उसमें परचम लहराया और सीजीपीएससी में चौथा रैंक प्राप्त किया है। बहुत बहुत बधाई हो न्यूज़ 18 की तरफ से। किस तरह देखते हैं इस जो सफलता मिली? इस सफलता से मैं और मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है। रैंक 4 आना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही जो मेरे परिवार का मेहनत है और मेरी मेहनत ये रंग लाई है। किस तरह तैयारी रहती थी? तैयारी मैं कोचिंग की थी स्टार्टिंग में, फिर सेल्फ स्टडी कर रही थी। तो प्रथम प्रयास में मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था, प्री क्लियर हुआ था और ये सेकंड अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हुआ। पढ़ाई आपकी कहाँ से हुई है और कैसे आगे? स्कूल गांव में ही प्राथमिक शिक्षा हुई है। उसके बाद महाराणा प्रताप स्कूल लोरमी से मैं 12वीं तक पढ़ी हूँ। उसके बाद बिलासपुर में बिलासा गर्ल्स कॉलेज से स्नातक की हूँ। उसके बाद पटेल ट्यूटोरियल से कोचिंग की थी, फिर सेल्फ स्टडी कर रही थी। आगे क्या लक्ष्य है? आगे मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहूँगी। बहुत खुशी की बात है भैया कि हमारे लेके अतकदुर पहुंची से किसान की बेटी अतकदुर पहुंची, बहुत खुशी की बात है। गांव बस्ती में भी बहुत खुशी है, समाज में भी बहुत खुशी है। बेटी की सफलता पर एक पिता का सीना गदगद हो जाता है और वो भी भाव विभोर हो जाता है। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। अगली खबर, विधानसभा और लोकसभा में कांग्रेस की हार के बाद मोइली कमेटी से छत्तीसगढ़ आकर हार के कारणों की समीक्षा की गई थी। हार की ये रिपोर्ट हाईकमान को सौंप भी दी गई, लेकिन आगे सार्वजनिक नहीं की गई। दिल्ली में एक बार और बैठक हुई, इसमें छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े नेताओं को बुलाकर समीक्षा की गई और इसके बाद कहा गया था कि रिपोर्ट जल्द सार्वजनिक होगी। लेकिन कई महीनों के बाद भी न तो पार्टी के भीतर रिपोर्ट सार्वजनिक की गई और न ही जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई ही की गई। जो प्रत्याशी थे उन्हें रिपोर्ट का इंतजार है। अब उपचुनाव में भी हार हो गई है। इसके बाद एक बार फिर से एआईसीसी की सीडब्ल्यूसी की मीटिंग करने जा रही पीसीसी चीफ दीपक बैज पहले कहते थे कि रिपोर्ट में जो भी आया उसके आधार पर पार्टी जो भी फैसला लेगी उसका पालन करेंगे। जो वो अब कह रहे हैं कि रिपोर्ट का कोई इंतजार नहीं है, हम तो अपना काम कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ बीजेपी ने कांग्रेस के मोइली कमेटी की रिपोर्ट जारी नहीं करने पर निशाना साधा। बीजेपी के प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस जमीनी हकीकत से दूर है। कांग्रेस लोकसभा और विधानसभा चुनाव बुरी तरह से हारी है। अनुराग अग्रवाल ने कहा कि अब निकाय और पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस का यही हाल होने वाला है। भले ही समिति बना लें लेकिन रिपोर्ट नहीं ला पाएंगे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में करारी हार हुई थी और 10-11 में से सिर्फ एक सीट जीती थी उन्होंने और 10 सीट में हार हुई थी। और इस हार की समीक्षा के लिए केंद्रीय स्तर पर कांग्रेस ने वीरप्पा मोइली के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी जिसे मोइली कमेटी का नाम दिया था, जो छत्तीसगढ़ में आकर छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं से मिलकर हार की समीक्षा करने वाली थी।
आज लगभग 8 महीने गुजर गए, उस कमेटी की रिपोर्ट आई नहीं है, बल्कि उपचुनाव में फिर एक बार कांग्रेस प्रचंड बहुमत से हार चुकी है। कांग्रेस ऐसे ही नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी हारेगी और हार पर हार कर एक नई कमेटी बनाएगी। ऐसे ही 5 साल गुजर जाएंगे, लेकिन कांग्रेस जमीनी हकीकत न जानती है। और विश्व शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। विश्व, मोइली कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है, सार्वजनिक नहीं की जा रही है, सवाल तो इस पर उठ रहे हैं, लेकिन जवाब क्या मिल रहा है? जी आशीष, छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा में कांग्रेस को करारी हार मिली थी, जिसके बाद इसके कारणों को जानने के लिए वीरप्पा मोइली जो है वो उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, जिसका नाम फैक्ट फाइंडिंग कमेटी था। इस मतलब कि उन फैक्ट को, उन तथ्यों को जानना था कि आखिर किस वजह से जो है कांग्रेस को इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इसके लिए इस कमेटी ने 4 दिन तक जो है वो पूरे लोकसभा क्षेत्र में जो है वो दौरा किया, फीडबैक लिया, अपनी जो रिपोर्ट है वो हाईकमान को सौंप भी दी। उसके बाद छत्तीसगढ़ के जो बड़े नेता हैं उनको भी दिल्ली बुला के जो है वो हार की समीक्षा की गई, लेकिन अभी तक ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। जबकि बोला गया था कि कुछ दिन बाद जो है वो जिम्मेदारों पर कार्रवाई भी होगी और रिपोर्ट को कांग्रेस के अंदर सार्वजनिक भी किया जाएगा। लेकिन अब तक 5 महीने बीत जाने के बाद भी मोइली कमेटी की कोई रिपोर्ट नहीं आई है और उपचुनाव में भी कांग्रेस की एक बड़ी हार हो चुकी है और निगम चुनाव, पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं। तो लगातार जो है इस पर सवाल उठना लाजमी है। बीजेपी भी जो है इस पर चुटकी लेते हुए बोली है कि जो कांग्रेस है वो सिर्फ कमेटी बना सकती है, रिपोर्ट नहीं ला सकती, क्योंकि उनको पता है कि उनकी जमीनी हकीकत क्या है। इसीलिए वो सिर्फ कमेटी बना सकती है लेकिन रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर पाती, क्योंकि उनको पता है कि जमीनी हकीकत क्या है। उनके अंदर गुटबाजी है, ओवर कॉन्फिडेंस था, अहंकार था। इसको लेकर जो है वो बीजेपी कांग्रेस को घेरती हुई नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस भी कह रही है कि हमें रिपोर्ट का इंतजार नहीं है, हम अपना काम जो है वो कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस क्या काम कर रही है ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि विधानसभा, लोकसभा, उपचुनाव 3 चुनाव जो है वो कांग्रेस हार चुकी है और अब आने वाले 1-2 महीने में निगम और पंचायत के भी चुनाव हैं। तो ऐसे में आखिर मैं लौटूंगा आपके पास। आखिर उन कारणों का अगर पता नहीं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सत्यप्रकाश जी भी जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। सत्यप्रकाश जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर आपका। एक सवाल जो बार बार बीजेपी भी उठा रही है और बीजेपी इस पर जवाब तो चाह रही है, लेकिन एक सवाल ये बनता भी है कि मोइली कमेटी ने अगर जांच की तो रिपोर्ट कहाँ है, उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? देखिए आशीष जी, अगर मैं बात करूं रिपोर्ट की, मोइली कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो तो हमारे राजनीतिक दल के होने के नाते हमारी अंदरूनी रिपोर्ट है। वो उस पर हमारे शीर्ष नेतृत्व देख रहे हैं, उस पर जो भी निष्कर्ष निकला होगा उस पर काम कर रही है, करेंगे भी। तो उस रिपोर्ट के लिए चिंता क्यों कर रहे हैं? चिंता इसलिए हो रही है जी, क्योंकि आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि किस बात की रिपोर्ट की बात आप कर रहे हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं। नहीं, वही तो बोल रहा हूँ ना कि इसलिए वो बोल रहे हैं ना कि वो रिपोर्ट हमारा अंदरूनी मामला है ना, राजनीतिक दल होने के नाते हमारे वो अंदरूनी मामला है। उस रिपोर्ट में क्या फाइंडिंग है, क्या नहीं है, उस पर हमको कैसे काम करना है, वो हमारे शीर्ष नेतृत्व देख भी रहे और काम कर भी रहे हैं। इसलिए बोला रहे हम तो ये सवाल करते हैं बीजेपी को। अगर प्रदेश में बात कर लेता हूँ तो प्रदेश में ये अपनी रिपोर्ट दिखाए ना कि किसानों से कितना धान ले रहे हैं, सार्वजनिक कर दे, तो उस पर बात कर रही है पहले तो कि यहाँ पे ये सब बता कि अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक कर रहे हैं। मैं इस पर जवाब लेता हूं। सत्यप्रकाश जी, अमित चिमनानी जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। सत्यप्रकाश जी ये पूछ रहे हैं कि आप मोइली रिपोर्ट की चिंता कर रहे हैं, ये क्राइम रिपोर्ट को आप देखिए ना, कैसे प्रदेश में अपराध को कम किया जाए, आप उस रिपोर्ट को क्यों नहीं सार्वजनिक करते हैं? कोई भी दल अगर राजनीति में है तो उसकी कोई भी बात निजी नहीं होती है। अगर जीतते हैं तो उसके बिंदुओं पर भी चर्चा होती है, अगर कोई दल हारता है तो वो बताता है कि हमारी आंतरिक समीक्षा में हमें ये कारण लगे, जिसको वो कांग्रेस बताने से डर रही है। अब ऐसे कौन से कारण हैं जिसको वो सार्वजनिक नहीं कर सकते? हम भी पिछले बार हारे थे, हमने भी अपने कारण बताए थे, समीक्षा की थी। इसमें कोई छुपाने वाली बात और हमारी रिपोर्ट है, ये बात तो जो है और शंका को जन्म दे रही है। जहाँ तक बात इन्होंने कही धान खरीदी की, अपराधों की, ये तो चीजें पब्लिक डोमेन में है। धान खरीदी कितनी होती है ये तो सरकार के सॉफ्टवेयर पे भी अपडेट होता ही है और सरकार खुद भी इसको बताती है। और अपराध भी जितने पंजीबद्ध होते हैं उसमें अलग अलग तरीके की रिपोर्टें आती हैं, उसके वो भी पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल है। उसमें तो कोई छुपाने वाली बात नहीं। और उसमें सरकार या पुलिस प्रशासन उस पर सत्यप्रकाश जी कार्रवाई करेगा, बीजेपी का उससे क्या लेना देना? सरकार में है वो, सरकार के स्तर पर हो सकता है, पार्टी स्तर पर। हालांकि इस बारे में कुछ कह पाना मुझे लगता है थोड़ा अप्रासंगिक होगा। लेकिन सत्यप्रकाश जी, दीपक बैज को भी इस रिपोर्ट के बारे में नहीं पता, इसलिए सवाल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से पूछा जा रहा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अंदरूनी पार्टी की रिपोर्ट को आप
सार्वजनिक नहीं करना चाहते, एक अलग विषय है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया विश्व आपका भी हमारे साथ जुड़कर इस विषय पर डिटेल हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, जहां छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। शराब घोटाला के आरोपी अनवर ढेबर की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया है। उसे मेडिकल ग्राउंड के आधार पर जो अनवर ढेबर ने जमानत के लिए याचिका लगाई थी, कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। जुलाई में हाईकोर्ट से अनवर ढेबर को अंतरिम जमानत मिल गई थी। गलत मेडिकल रिपोर्ट बनाने के आरोप में सरकार ने डॉक्टर को भी बर्खास्त कर दिया था। और अब 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। धमतरी में रास्ते की मांग को लेकर